हाय हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम यहाँ पर आपके लिए बेसिक मैथ्स जो सीरीज़ है फिज़िक्स के लिए आपको जो चाहिए 11th नीट JEE के लिए, तो बेसिक मैथ क्या है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का जो हमको रिक्वायर है फिज़िक्स में, हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। एक प्रीवियस लेक्चर हम डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन पे ले चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाइए और उसे ज़रूर देख कर आइए। तो दोस्तों, ये दोनों ही पार्ट कैलकुलस कहलाते हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जब भी आप चाहे इंजीनियरिंग हो या फिर फिजिक्स से रिलेटेड जो कोर्सेस हो यहाँ पर आपको इसका यूज़ हमेशा देखने को मिलेगा, और तो इसलिए इसकी बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो यहाँ पर भी हमें इंटीग्रेशन को मैं बेसिकली आपके सामने कुछ चीज़ें रखूँगा, ज़्यादा नहीं रखूँगा, जितनी हमको ज़रूरत है उतनी ही रखने वाला हूँ फिज़िक्स में। बाकी मैथ्स के टीचर आपको बहुत सारी चीज़ें समझा देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन, प्रीवियस लेक्चर में डिफरेंशिएशन देखे थे, अब हम देखेंगे इंटीग्रेशन कैसे करते हैं और इसके फॉर्मूलेस क्या है ये हम देखेंगे। तो इंटीग्रेशन क्या होता है ये तो आपको डिटेल में मैथ के लेक्चर में पता चलेगा, लेकिन मैं आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूँ कि इंटीग्रेशन एक्चुअल में जो उसका कॉन्सेप्ट आया वो आया, ये अगर कर्व है इस तरह, तो इसके जो अंडर में जो एरिया ये कवर कर रहा है, ये जो एरिया अंडर द कर्व, ये आपका इंटीग्रेशन है। एरिया अंडर द कर्व इज इंटीग्रेशन। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए, ये टॉपिक फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंस है, डिफरेंशिएशन भी इंटीग्रेशन भी। तो इसके फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, मतलब फिजिक्स में हम इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक इंपॉर्टेंट टूल है ये, और इसके बिना फिजिक्स अधूरा है। तो एक और लेक्चर हम लाएंगे, इससे आगे वो रहेगा, लेकिन यहाँ पर तो हम कुछ बेसिक बातें करेंगे। जब हम मोशंस पढ़ने वाले हैं तो मोशन के पहले मैं एक लेक्चर और आपके सामने लेकर आऊँगी, हम डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को हम उसके फिजिक्स में कैसे इंटरप्रेट करते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग लेक्चर है वो भी, आप जब तक इंतजार कीजिए। लेकिन हम देखते हैं अभी इंटीग्रेशन को। तो इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व, ये इंटीग्रेशन है। अब इंटीग्रेशन जो है और डेरिवेशन, ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे, ऐसा समझो। दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर दी रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर। तो डेरिवेशन और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये एक दूसरे के रिवर्स है। एक एग्जांपल मैं आपके सामने दूंगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे एग्जांपल कि कैसे एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। ओके, तो जनरली हमको दो टाइप के इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, और फिजिक्स में ज़्यादातर हमको एक ही टाइप का इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। एक होता है हमारा इनडिफाइनाइट इंटीग्रल्स, और दूसरे होते हैं हमारे डिफाइनाइट इंटीग्रल्स। ओके, तो इसकी सिंबल जो होती है, इसकी सिंबल हम ऐसे कहते हैं, एक सांप है समझ लो, ठीक है। तो ये इसकी सिंबल होती है। अब इनफाइनाइट इंटीग्रल्स क्या होते हैं और डिफाइनाइट इंटीग्रल्स, इनडिफाइनाइट इंटीग्रल्स क्या होते हैं और डिफाइनाइट इंटीग्रल्स क्या होते हैं। तो इनडिफाइनाइट इंटीग्रल्स के अंदर हमको कोई लिमिट नहीं दी होती, ठीक है। तो हम कोई भी जब इसमें सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम, तो हम उसके आगे सी लगा देते हैं। जब भी हमको हमारा सॉल्यूशन आता है उसके आगे कांस्टेंट सी लगाते हैं। डिफाइनाइट इंटीग्रल के अंदर हमको क्या होता है, लिमिट्स दे दी होती है, मतलब कहाँ से कहाँ तक का। फॉर एग्जांपल लिमिट यहाँ पर गिवन है 2 to 4, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका डिफाइनाइट इंटीग्रल हो गया। तो इसमें एक हमको डिफाइनाइट आउटकम मिलता है यहाँ पर। तो इनडिफाइनाइट इंटीग्रल्स के अंदर जैसे मैंने यहाँ पर एरिया अंडर द कर्व की बात की, तो इसको जो होता है आपको मल्टीपल कर्व्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको मल्टीपल कर्व मिलेंगे, फैमिली ऑफ कर्व जिसको हम कहते हैं। यहाँ पर आपको प्रॉपर एक कर्व मिल जाएगा। तो डिफाइनाइट इंटीग्रल्स जो है, तो इसके अंदर हमको प्रॉपर लिमिट दी होती है। जैसे यहाँ पर इंटीग्रेशन 2 to 4 यहाँ पर हमको दिया है, तो लास्ट में आंसर में हमको सी नहीं लगाना होता है, क्योंकि हम प्रॉपर आंसर हमको मिल जाता है। तो ये सब एग्जाम्पल के थ्रू हमको और अच्छे समझ में आएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इंटीग्रेशन हमें किसका करना है,
इस पर हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन हम किसका करें। तो हमने जितने फंक्शंस का डिफरेंशिएशन किए थे उतने ही फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करना है। आपके लिए मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ कि हमको जिन फंक्शन का करना है, अब फंक्शन क्या होता है तो हम इसको ऐसा लिखते हैं, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर ये एफ ऑफ एक्स क्या है, ये यहाँ पर हमारे लिए फंक्शन है। ये क्या सिंबल है इंटीग्रेशन का, सिंबल। अब फंक्शन क्या होता है, तो इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हम कोई इनपुट डालते हैं तो एक पर्टिकुलर आउटकम हमको मिलता है। ऐसा एक मशीन है समझो, जिसमें हम कुछ इनपुट डालेंगे तो एक पर्टिकुलर आउटपुट मिलने वाला है। तो फंक्शन हमारे पास जितने टाइप के हमने देखे थे पिछले लेक्चर के अंदर, तो हमारे पास जो फंक्शंस है वो है हमारे लिए कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन। इसके बाद हम देखेंगे तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन, और लॉगरिथमिक फंक्शन है। ओके, तो ये 1 2 3 4 5 टाइप के फंक्शंस हैं और इनका हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन का आइडिया क्या है एक्चुअल में? इंटीग्रेशन बोले तो इंटीग्रेट करना, मतलब ऐड करना सिंपली। तो हमें इन फंक्शंस के इंटीग्रेशन निकालना है। कैसे निकालना, चलिए देखते जाते हैं एक बार वन बाय वन। तो कांस्टेंट फंक्शन अगर हम लें, सबसे पहले हम कांस्टेंट फंक्शन लें। तो कांस्टेंट फंक्शन का हमको अगर इंटीग्रेशन निकालना है, तो अगर सपोज कि हमको एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के, इसका इंटीग्रेशन लेना है हमको। तो इंटीग्रेट हमने इसको करें, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स हमको क्या दिया है, के दिया है, इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन हम लेंगे तो कांस्टेंट फंक्शन का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है कि के को हम बाहर लिखेंगे। तो कांस्टेंट फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है, हम के को बाहर ले लेंगे और यहाँ पर डी एक्स बचेगा। ओके, तो यहाँ पर इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा एक्स, इसका इंटीग्रेशन जो आएगा वो आएगा एक्स, और इसके साथ कांस्टेंट जो रहा है वो रहेगा के एक्स। तो ये इसका इंटीग्रेशन होगा। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं। जैसा हमको दिया है यहाँ पर एफ ऑफ एक्स हमको दिया है 2 या फिर 3, जो भी हो सपोज। तो अगर हमको दिया है एफ ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन लेंगे डी एक्स इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 डी एक्स। ये कांस्टेंट फंक्शन को बाहर ले लो, तो हमने बाहर ले लिए, यहाँ पर बचा डी एक्स। अब यहाँ पर जो इंटीग्रेशन हमको मिलने वाला है 1 का, तो मिलेगा 3x। ओके, तो इस तरीके से आप इसको लेने वाले। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि अगर मुझे यहाँ पर डिफाइनाइट इंटीग्रल को सॉल्व करना है, ये इनडिफाइनाइट, यहाँ पर हमको c देना नहीं भूलना चाहिए। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा c। क्यों आएगा? क्योंकि ये इनडिफाइनाइट इंटीग्रल्स है। अगर डिफाइनाइट इंटीग्रल्स हो तो क्या होगा, तो यहाँ पर हमको लिमिट्स दी होती है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल 2 to 4 ऐसे हमको लिमिट दी है। ओके, अब यहाँ पर हमको जैसी लिमिट दी है, तो देखिए ये हमने जैसे इंटीग्रेशन इसका निकाला है, तो यहाँ पर जो हमको आंसर मिला, फॉर एग्जांपल c यहाँ पर आप हटा देंगे, तो यहाँ पर आपको जो आंसर मिला वो आप लिखेंगे 3 को आप बाहर लिख लीजिए, 3 को ये जैसे बाहर है यहाँ पर ऐसे ही, ये यहाँ पर लिख लीजिए 2 4, इसकी लिमिट्स नहीं है। तो ये जो हमको यहाँ पर लिमिट्स दी है, यहाँ पर हम इसको लास्ट पे इसके साथ लिखेंगे। ठीक है, इसको भूलना मत, यहाँ पर लिखते जाइए 2 4 इंटीग्रेशन ओवर 2 to 4। अब यहाँ पर इसके बाद हमको क्या करना है आगे? इंटीग्रेशन तो हमने ले लिया, यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन के हमको मिले x मिले यहाँ पर, और 3 हमने बाहर वैसे की वैसे लिखे। अब देखो यहाँ पर हमको ये करना है कि ये जो अपर लिमिट है इसमें से लोअर लिमिट को माइनस करना है, 4 - 2 हमेशा ऐसी करना, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करना है। तो जो आंसर हमको मिलने वाला है वो मिलेगा 3 और अंदर मिलेगा 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलने वाला है 6। ओके, तो ये है डिफाइनाइट इंटीग्रल। यहाँ पर आपको c लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, इनडिफाइनाइट इंटीग्रल में आपको c लगाना ज़रूरी है। तो आई होप कि आपको एक कांस्टेंट फंक्शन भी समझ में आ गया होगा और इसका डिफाइनाइट इंटीग्रल्स कैसे हम करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट उसको। तो हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, ई रेस टू एक्स होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, ठीक है। तो ई रेस टू एक्स का हमने जो इंटीग्रेशन निकाले थे, ई रेस टू एक्स डी एक्स, इसका जो इंटीग्रेशन होता है हमेशा वो ई रेस टू एक्स ही होता है, ये बहुत ढीठ होता है, बदलता नहीं। डिफरेंशिएशन में भी इसका डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स ही रहने वाला है, इंटीग्रेशन में भी इसका इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स रहेगा। हाँ, अगर इंडिफिनाइट इंटीग्रल से तो आपको एक कांस्टेंट ऑफ सी लगाना पड़ेगा। तो ये चेंज नहीं होता है ये फंक्शन, ना डेरिवेटिव में ना इंटीग्रेशन के अंदर, तो आपको ये बात ध्यान में रहनी चाहिए। ओके, एक और फंक्शन है फिर हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का हमको जनरली फिजिक्स में ज़्यादा काम नहीं होता इंटीग्रेशन का इसके, लेकिन जो फॉर्मूला इसका दिया होता है वो होता है log x dx। अगर ये नेचुरल लॉग है टू द बेस ई यहाँ पर रहेगा, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो ये हो जाता है x log x माइनस x, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। और प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ सी यहाँ पर आप देना ना भूलें। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फिर लॉगरिथमिक फंक्शन। अब हमारे पास बचता है कम ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके, तो फ्रेंड्स पॉलिनोमियल फंक्शन को हम देखते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शंस एक्चुअल में हमको जो दिया होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब इसका इंटीग्रेशन हमको लेना है तो हमको वैल्यू मिलने वाले एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और यहाँ पर आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस सी देना नहीं भूलना चाहिए। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रहना चाहिए। अब यहाँ पर एक और कंडीशन है कि यहाँ पर एन की वैल्यू -1 नहीं रहनी चाहिए, एन की वैल्यू -1 नहीं रहनी चाहिए। क्यों नहीं रहनी चाहिए ये हम देखेंगे केस। ओके, थोड़ी देर रुकिए, पहले फॉर्मूले को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मुझे हमको दिया है, फॉर एग्जांपल अगर हमको दिया है यहाँ पर ये x रेस टू 1 दिया हुआ है, ठीक है, तो हम 1 को नहीं लिखते हैं, लेकिन आपके लिए मैं लिख रहा हूँ समझाने के लिए। तो x की पावर 1 dx है। अब अगर इसका मुझे इंटीग्रेशन निकालना है तो यहाँ पर n की जगह क्या दिया हमको, 1 दिया है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को मैं यूज़ करूँगा, x को वैसे ही रखने वाला हूँ n प्लस 1, तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, प्लस 1। ओके, ये हो गया इसकी पावर। अब इसको डिवाइड करना है इसकी पावर के साथ और उसमें ऐड करना है 1, यानी n प्लस 1। तो यहाँ पर हमको n अगेन 1 दिया है और इसको हम 1 ऐड कर देंगे, तो हमको मिलने वाला है x रेस टू 2 अपॉन 2। अगर इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स है तो प्लस सी आप देना ना भूलें, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। आई होप कि इससे आपको समझ में आ गया हो। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये पहले तो समझ ले कि मैंने आपको एक बात बताई थी कि इंटीग्रेशन और डेरिवेशन ये एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैंने इसका इंटीग्रेशन लिया, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन लिया तो ये मिला, अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूँगा तो वापस मुझे ये वैल्यू मिलने वाली। चलो देखते हैं कैसे। देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अगर मैंने ये वैल्यू, ये है ना, ये आंसर हमको मिला ना, इसका हमने क्या किया, डेरिवेटिव ले लिया। तो इसका डेरिवेटिव अगर हम लेंगे तो देखो हमको क्या मिलने वाला है। तो डेरिवेटिव हमने लिए तो एक्स रेस टू, ये एक्स स्क्वायर है, तो पहले तो 1/2 को हम कॉन्स्टेंट है तो बाहर निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो डी बाई डी एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हमको निकालना है इसका। तो देखो एक्स स्क्वायर है। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़े थे कि डेरिवेटिव अगर आपको दिया है एक्स रेस टू एन तो हम लिखते हैं एन एक्स रेस टू एन माइनस 1। तो यहाँ पर n की जगह क्या दिया हुआ है, 2 दिया है। ये देखिए गौर से, एक्स स्क्वायर है ना, n की जगह क्या दिया है, 2 दिया है। तो देखो इसका डेरिवेटिव मैं लूँगा तो ये हो जाएगा एन एक्स, बोले तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू एक्स एन माइनस 1, मतलब 2 माइनस 1। तो ये हो गया, यहाँ पर इसको हमने ऐसे लिखे टू एन माइनस, और यहाँ पर 1/2 हमको जो दिया था, ये 1/2 यहाँ पर हमने ये लिखे, तो ये हो जाएगा 1/2। अब ये देखो 2 इंटू एक्स रेस टू 2 माइनस 1, बोले तो एक्स रेस टू 1 ही बचा यहाँ पर। अब ये 2 और ये 2 बचे, अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा, x। तो देखो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हमको मिला था एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसको हमने डेरिवेटिव ले लिया तो फिर हमको क्या मिला, x मिला। तो ये एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है, एक दूसरे का रिवर्स है। आई होप कि इससे आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, अब यहाँ पर कंडीशन की बात करते हैं। अगर हमको दिया n इज इक्वल्स टू -1, ये नहीं रहना चाहिए।
इस फॉर्मूले के लिए ये वैलिड नहीं। क्यों नहीं वैलिड है? क्योंकि हमको रिजल्ट दूसरा मिल जाएगा। ओके, तो अगर ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? अगर n की वैल्यू -1 है तो हमको क्या मिलने वाला है ये देखते हैं हम। तो यहाँ पर x⁻⁻1 है फॉर एग्जाम्पल इंटू dx। अब हम जानते हैं कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ये एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस होते हैं। अब देखो, इसको मैं x⁻⁻1 को ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/x, क्योंकि इसकी पावर -1 है तो ये नीचे जाकर क्या होगा? x हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमने इसको लिखे dx। अब आप जानते हैं कि जब ये एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है तो log x जो होता है, log x इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/x बराबर, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। तो ये इंटीग्रेशन 1/x dx। अब हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन और डेरिवेशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है, तो यहाँ पर 1/x है, इसका जो इंटीग्रेशन जो हमको मिलने वाला है वो मिलने वाला है log x प्लस c, ये मिलने वाला है ना। तो हमको जो आंसर रिक्वायर है वो नहीं मिलने वाला, इसलिए n = -1 ये वैल्यू यहाँ पर वैलिड नहीं है। तो आई होप कि आपको इससे समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं इस पर कुछ एग्जाम्पल्स। सो फ्रेंड्स, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर हमको सॉल्व करनी है और हम देखते जाते हैं, इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो आप भी खुद सॉल्व करते जाइए। x² अगर हमको दिया है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। ओके, तो x² का इंटीग्रेशन क्या निकालेंगे? यहाँ पर n की वैल्यू क्या है? n = 2 हमको दिया है। तो x⁻n इंटू dx, इसका फॉर्मूला है x⁻n+1/n+1 c। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसके लिए x², अगर तो x को वैसे ही रहने देंगे और ये 2 + 1/2 + 1 और ये प्लस c, तो ये हो जाएगा x³ 3 + c। इसी तरह आपको ये भी सॉल्व करते आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो x³, अब आपको शायद समझ में आ गया होगा, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं x⁴/4 + c। ठीक है, तो दूसरी एग्जाम्पल हम देखते हैं। अगर हमको दिया है √x इंटू dx, अगर हमको ये दिया है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो √x जो होता है हम जानते हैं कि √x होता है x⁻1² होता है इंटू dx। अब n की जगह यहाँ पर 1/2 है तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x⁻1² + 1/1/2 + 1 + c। प्लस c क्यों लिख रहे हैं? आपको याद रहना चाहिए कि हमको यहाँ पर लिमिट नहीं प्रोवाइड है और ये इनडिफिनाइट इंटीग्रल है, इसलिए तो हमको प्लस c लिखना है, कांस्टेंट ज़रूरी है। हाँ, जैसे ही लिमिट दिया तो हम लिमिट पुट करके यहाँ पर c को हटा देंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पर, अब इसको सॉल्व जैसे हम करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर 3/2 और नीचे भी 3/2। अब दूसरी एग्जांपल हम देखते हैं। अगर हमको दिया है 1/x² इंटू dx, इसका लेना है तो इसको ऊपर लेके चले जाएंगे, ये हो जाएगा x⁻2 इंटू dx। ओके, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो ये देखो n = -2 है तो ये हो जाएगा x⁻2 + 1/-2 + 1 + c। अगेन -1 x⁻1 और नीचे भी क्या बचने वाला है? -1 बचने वाला है। ओके, तो यहाँ पर हमको क्या वैल्यू मिलेंगे? 1/, ये माइनस का साइन है और ये x। तो इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। आई होप कि इससे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो एक डिफाइनाइट इंटीग्रल पर बेस्ड भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगर हमको दिया है इंटीग्रेशन x³ और हमको दिया है यहाँ पर वैल्यू, हमको यहाँ पर लिमिट्स दिए है 1 to 2, ये अपर लिमिट होती है, ये लोअर लिमिट होती है। अब इसका हमको निकालना है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये n की जगह 2 हमको 3 दिया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे x⁴/4, ये फार्मूले का यूज़ करते हुए। अब यहाँ पर जो लिमिट हमको दी है, आप चाहे ब्रैकेट बना सकते हैं, एक लकीर खींचकर यहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिख सकते हैं। अब इसका क्या काम है हमको, तो यहाँ पर हम लोअर लिमिट अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा x की जगह यहाँ पर 2 डाल दीजिए तो ये हो गया, x की जगह 2 डालेंगे तो ये हो जाएगा 2⁻² हो जाएगा, सॉरी 2⁻4 है, यहाँ पर 2⁻4 है और नीचे 4 रहने वाला है। फिर इसमें से माइनस हम करेंगे लोअर लिमिट को तो ये हो जाएगा 1⁴/4। अब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हमको मिलेगा 2 के जो पावर 4 है तो यहाँ पर हमको मिलेगा 16। ओके, 4 - 1/4। तो यहाँ पर हमको वैल्यू मिलने वाली है, ये डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पर 4 नीचे आ जाएगा तो 16 - 1 मतलब 15/4, ये वैल्यू हमको मिलने वाली है। ओके, तो आई होप कि आपको इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इसके इंटीग्रेशन हम देखते हैं। तो हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ये रिवर्स प्रोसेस होता है डेरिवेशन का, ये डेरिवेशन रिवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, माइनस कॉस एक्स डी एक्स। डेरिवेशन में उल्टा था, कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव था वो क्या था हमारे लिए, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या था, माइनस साइन एक्स था, बराबर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, तो ये साइन एक्स और ये प्लस ये इंडिफिनाइट इंटीग्रल के कांस्टेंट के लिए हम लगाते हैं। फिर अगेन ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका जो इंटीग्रेशन आएगा tan x आएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी आने वाला है। तो ये फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए, जैसे ही आपको दिखे सामने तो आपने इंटीग्रेशन को यहाँ पर यूज़ करना चाहिए, ये फॉर्मूले को यूज़ करना चाहिए। ओके, एक और टाइप होती है ए एक्स प्लस बी वाली टाइप, ए एक्स प्लस बी वाली टाइप। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हमको दिया है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमको दिया है इंटीग्रेशन साइन ऑफ, ये एक्स की जगह हमको दिया है ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये इस पूरी टर्म को हम एक एक्स पकड़ेंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हमको एक्स दिया था, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या था, माइनस कॉस था। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पर जब फाइनल आंसर हम लिखेंगे तो उसके इसको डिवाइड करेंगे हम, जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, मतलब ए एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट है उससे हम डिवाइड करने वाले हैं। तो ए एक्स प्लस बी वाली टाइप के अंदर हम क्या करते हैं, हम ए से फाइनल आंसर के अंदर पूरी टर्म को डिवाइड करते हैं, और प्लस सी यहाँ पर देना मत भूलिएगा। तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल होती है, जैसे यहाँ पर कॉस एक्स है, कॉस एक्स, यहाँ पर कॉस की जगह हमको दिया है 2x प्लस 3 हमको दिया। फॉर एग्जांपल आपको मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर इसको। तो हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, फाइनल आंसर के अंदर हम क्या लिखेंगे, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन ऑफ 2x प्लस 3। अब x का यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है, वो है 2, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पर फाइनल आंसर में प्लस सी। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ax प्लस बी वाली ये जो टाइप है, इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो और कुछ एग्जाम्पल हम इस पर देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख दिया हूँ कि अगर हमको इंटीग्रेशन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, अगर हमको फंक्शन में ए एक्स प्लस बी हमको दिया है, तो यहाँ पर फाइनल आंसर के अंदर जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, जैसे यहाँ पर ये है, तो ये न्यूमरेटर के आंसर के अंदर आने वाला है। जो आंसर हमको आएगा उसके न्यूमरेटर में ये वैल्यू ज़रूर रहेगी। तो इस पर एक एग्जांपल और हम देखते हैं। हमको दिया है, ये डिफरेंट इंटीग्रल की एग्जांपल मैंने लिया हूँ जानबूझ के, ताकि हम ये भी सॉल्व करते चले। तो हमको दिया है लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 2 है, इंटीग्रेशन 2x प्लस 3, इसको हमको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये बात हम जानते हैं कि फाइनल आंसर के अंदर अगर ये फॉर्म हमको दिया हुआ है, देखिए ये फॉर्म दिख रहा है हमको यहाँ पर, तो फाइनल आंसर में हम क्या लिखने वाले हैं, फाइनल आंसर के अंदर हमको सबसे पहले जो कोएफिशिएंट है एक्स का उसको हमको डालना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर आप चाहे तो पहले भी डाल सकते हैं, लास्ट में भी डाल सकते हैं। तो ये डिवाइड बाई 2 ये आ गया। अब देखो ये 2x प्लस 3 ये पूरी टर्म को आप x कंसिडर करेंगे, बराबर है, x कंसिडर करेंगे, और इनकी पावर यहाँ पर 1 दी है, तो x रेस टू n प्लस 1 वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे, x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पर ये 2 को अगर हटा देंगे, लास्ट में हम लिखेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3, और यहाँ पर n प्लस 1 बोले तो 1 प्लस 1 यानी 2 हो जाएगा, और इसी को हम डिवाइड करने वाले हैं 2 को, और ये जो x के साथ कोएफिशिएंट है इसको हम डिवाइड करेंगे 1/2, बराबर है। ये जो हमने फार्मूला हमको दिया है इसको हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। अब हमको लोअर लिमिट जो दी है वो है 0, अपर लिमिट दी है 2, तो यहाँ पर हम अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करने वाले हैं। तो ये 1/2 को हम बाहर ही रखते हैं, और हमको अंदर जो मिलने वाला है वो होगा 2। ये x की जगह हम क्या करने वाले हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट करेंगे, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पर प्लस 3, ओके, डिवाइडेड बाय 2, माइनस अगेन 2 हमको दिया है, और लोअर लिमिट को हम माइनस करने वाले हैं। तो लोअर लिमिट x की जगह हम क्या डालेंगे, 0 डालेंगे, प्लस 3, ओके। जहाँ जहाँ भी इंटीग्रेशन में x होगा वहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट की वैल्यू डालना पड़ेंगी आपको, और अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और इसकी पावर यहाँ पर स्क्वायर है तो इसको देना नहीं भूलिएगा, ये स्क्वायर है, तो ये हो गया 1/2। अब ये हो जाएगा 2 to the 4, 4 प्लस 7, 4 प्लस 3 बोले तो 7, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, माइनस अब 2 इंटू 0 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ओके। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 1/2, और इसके ये 49 है डिवाइडेड बाय 2 माइनस 9/2,
तो फाइनली हमको मिलने वाला है 1/2, यहाँ पर बचेगा 40/2, तो ये हो जाएगा 20, 40/2, इसको हम लिखेंगे 1/2, और ये 20 होगा, ये इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 20, ये हो जाएगा 20, ये फाइनल हमको मिलने वाला है 10। तो इस तरह आप इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको याद रखना चाहिए कि आपको जब इस तरह का फॉर्म है तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को फाइनल आंसर के अंदर डालना पड़ेगा। तो आई होप कि इससे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, इससे हमको और समझ में आ जाएगा। तो sin 2x - 4 dx, देखो ये इसी फॉर्म का है, बस v की वैल्यू हमको नेगेटिव में दी है। तो यहाँ पर sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस ऑफ sin x का होता है cos x, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमको ये दी है 2x - 4। अब x का जो कोएफिशिएंट है वो आपको डिनोमिनेटर में फाइनल आंसर में लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू इंटू प्लस c आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब e रेज़ टू ax प्लस b, यहाँ पर हमको जो दिया है तो ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो वैसे की वैसे रहेगा। हाँ, x का यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है, a है, तो यहाँ पर इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये देखो यहाँ पर 1/4x प्लस थी, तो 1/x के फॉर्म में है, तो इसका इंटीग्रेशन हमने देखे थे वो होता है log x, ये रिवर्स प्रोसेस है। तो 1/log x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 1/x होता है। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या रहने वाला है, वो रहने वाला है log x, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3। अब यहाँ पर x का जो कोएफिशिएंट है वो है 4, तो यहाँ पर आपको फाइनल आंसर में लिखना पड़ेगा 4 प्लस c। अब क्या हो कि b की वैल्यू हमको 0 दी हो, जैसे यहाँ पर e रेज़ टू 2x, और यहाँ पर b तो है नहीं, यहाँ पर इसके लिए हमको समझना है कि b की वैल्यू 0 है, तो ये हो जाएगा e रेज़ टू 2x, वैसे ही रहेगा, और डिवाइड में आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि x का यहाँ पर कोएफिशिएंट 2 है, और प्लस c। cos 2x, यहाँ पर अगेन देखो b की वैल्यू हमको 0 दी है, तो cos का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन हम जानते हैं वो होता है sin 2x, ये होगा बराबर, x की जगह 2x है यहाँ पर, तो sin 2x, और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको इससे बहुत सारी चीज़ समझ में आएगी। ये तो बेसिक था इंटीग्रेशन का, ये हमको सब यूज़ होने वाला है जब हम मोशन पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी रेडी रहिए और उस लेक्चर का इंतज़ार कीजिए। तो इसके बाद हम और लेक्चर लेके आने वाले आपके लिए जिसमें हम ये सब कुछ यूज़ करने वाले हैं। एक और लेक्चर है इसका जो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका फिजिक्स में क्या इंटरप्रिटेशन हम करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को, वो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो नहीं समझ में आएगा तो एग्जाम्पल सॉल्व करने में बहुत मुश्किल जाती है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस लेक्चर के लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही, और तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।